जब हम और आप सो रहे होते हैं तो कोई है जो हमारी चिंता में जागता है। जब हम और आप छुट्टियां बनाने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं तो कोई है जो ध्यान रखता है कि हम पर कोई हमला ना हो जाए। जब बॉर्डर पर पाकिस्तान की तोपें गरजती हैं, ड्रोन्स हमला करते हैं, तो कोई होता है जो चुपचाप उसके महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर हमला करवा देता है और दुश्मनों की रीढ़ टूट जाती है। और जब जीत हासिल करने के बाद नेता लोग बढ़ चढ़कर बयानबाजी करते हैं, उसका श्रेय लूटने लगते हैं, तब वो शख्स धीरे से मुस्कुराता है और अपने अगले मिशन के लिए चल देता है। वो हैं हमारे रक्षक, हमारे निगहबान, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, परम सम्मानित श्री अजित डोभाल। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत पाकिस्तान में जबरदस्त युद्ध हुआ। 4 दिनों की इस जंग ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए, क्योंकि भारत के पास पाकिस्तान के हर खुफिया ठिकाने की पूरी जानकारी मौजूद थी, हर आतंकवादी मूवमेंट की खबर थी, हर परमाणु ठिकाने की पूरी तफसील मालूम थी हमें, क्योंकि हमारे पास है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सुपर कॉप अजित डोभाल, जो कि अपने खुफिया मिशन के दौरान पाकिस्तान में पूरे 8 साल बिताकर आए हैं और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपने खुफिया तंत्र का जाल बिछा रखा है। हम इस महान हस्ती के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि वो चुपचाप काम करने में यकीन रखते हैं, लेकिन जब उनके काम का नतीजा सामने आता है तो धमाका मच जाता है। लोग सोचते हैं आखिर ऐसा हो कैसे गया। आखिर किसे मालूम था कि नूर खान एयरबेस के नीचे पाकिस्तान ने परमाणु बमों का भंडार छिपा रखा है। आखिर किसे मालूम था कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी और उनके भाड़े के आतंकवादी, उनके रिश्तेदार कहाँ छिपकर देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। किसे मालूम था कि गुलाम कश्मीर में आतंकवादियों ने कहाँ कहाँ अड्डे बना रखे हैं। जाहिर सी बात है कि हमें और आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन ये अजित डोभाल थे जिनके पास हर जानकारी होती है, जिसके आधार पर हमारे बहादुर जवान दुश्मन पर सटीक हमला करते हैं और उसको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देते हैं। भारत माता को परमपिता परमेश्वर की तरफ से अजित डोभाल नाम का यह तोहफा हासिल हुआ साल 1945 में, जब उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों से गिरे बनेलसियों गांव में एक शिशु पैदा होता है, जिसका नाम रखा जाता है अजित। बचपन से ही बेहद प्रतिभाशाली रहे ये अजित डोभाल थे, जो अपने आप में बहुत ही अनोखे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, लेकिन उनके आसपास के लोग नहीं जानते थे कि एक दिन यही बालक बड़ा होकर उन लड़ाइयों का हिस्सा बनेगा जिसके बारे में इतिहास की किताबें भी चुप रहेंगी, क्योंकि ये लड़ाइयाँ संसद या खुले मैदानों में नहीं बल्कि परछाइयों में लड़ी जाती है। ये युद्ध जो नकाब के पीछे छिपे होते हैं, झूठी पहचान जिसका हथियार होता है और मौत के साए जिसका हरदम पीछा करते हैं। मात्र 22 साल की उम्र में अजित डोभाल ने देश की सबसे कठिन यूपीएससी की परीक्षा पास करने में सफलता हासिल कर ली, जिसके बाद दूसरे लोग तो निश्चिंत हो जाते हैं कि उन्होंने आखिरकार एक मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन डोभाल साहब के लिए सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि उनका असली काम अभी आगे आने वाला था। अजित डोभाल के कारनामों की लिस्ट, उनकी फहरिस्त बहुत ही लंबी है, इसके बारे में शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक मैं आपको डोभाल साहब के कुछ चुनिंदा, कुछ छटे हुए कारनामों के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। एक मानगी सामने है, साल था 1971, जगह थी केरल। हर तरफ दंगे हो रहे थे, बम फूट रहे थे, पुलिस वालों के हाथ पैर फूल चुके थे। तभी एक नौजवान ऑफिसर आगे आता है और बिना किसी हथियार के, बिना किसी वेपन के अकेला दंगाइयों की भीड़ में घुस जाता है, उनके साथ बातें करता है, उनको समझाता है, जिसके बाद विद इन वीक, हफ्ते भर के अंदर पूरा केरल शांत हो जाता है। सब उस युवा अधिकारी का नाम जानने के लिए उत्सुक थे, वो थे अजित डोभाल। फिर नंबर आता है मिजोरम का, जहां भयंकर अस्थिरता फैली हुई थी, क्योंकि लाल डेंगा और उसके साथी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छिड़ चुके थे, विद्रोही जंगलों में छिपे हुए थे। तभी एक शख्स चुपचाप उनके गुट में शामिल हो जाता है, किसी विद्रोही की तरह। वो दूध में शक्कर की तरह लाल डेंगा के साथियों में घुल जाता है। धीरे धीरे लाल डेंगा के साथी अपने कमांडर से ज्यादा इस नए शख्स पर भरोसा करने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि मिजोरम के विद्रोही गुट सरेंडर कर देते हैं और लाल डेंगा अकेला पड़ जाता है। ये थे अजित डोभाल। इसके बाद बात करेंगे 1975 की, जब सिक्किम के राजा की अमेरिकन रानी सिक्किम को आज़ाद देश बनाने की फिराक में जुटी हुई थी। तभी एक शख्स आगे आता है और बिना टैंक, बिना बम गिराए
सिक्किम भारत का हिस्सा बन जाता है और विद्रोह करने पर उतारू राजा रानी भाग खड़े होते हैं। पाकिस्तान ने जब कहूटा में अपना न्यूक्लियर ठिकाना बनाया, न्यूक्लियर बम बनाना शुरू किया, तो किसी को कानो कान खबर नहीं मिली। लेकिन डोभाल उस समय पाकिस्तान में ही थे और वो वहाँ नाई की दुकान से पाकिस्तानी सैनिकों के बाल उठा कर ले आए। इन बालों में मौजूद रेडिएशन से पता चला कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। ये जानकारी किसी सैटेलाइट, किसी तकनीक से हासिल नहीं हो सकती थी। ये सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस का मामला था। इसके बाद आता है साल 1988 का, जब 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खालिस्तानी आतंकवादी फिर से संगठित होने लगे थे। ये आतंकवादी पवित्र स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे हुए थे। तभी डोभाल मुस्लिम का वेश बनाकर अंदर दाखिल हुए। उनके उर्दू लहजे और दोस्ताना रवैये से खालिस्तानी कंफ्यूज हो गए और उनको अपना पाकिस्तानी मददगार समझ लिया और पूरी जानकारी डोभाल साहब को दे दी। इसके बाद वो बाहर आए और सेना को खालिस्तानियों की पूरी लोकेशन समझा दी, जिसके बाद उन सभी का खात्मा कर दिया गया। फिर आया साल 1999। जगह थी अफगानिस्तान का कंधार, जहाँ पे भारतीय वायुयान IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था और 180 यात्री बंधक बना लिए गए थे। पूरे देश की सांसें थम गई थी। लेकिन डोभाल बेखौफ होकर आतंकवादियों से सौदेबाजी में लगे हुए थे, जिसके बाद 3 आतंकवादियों के बदले बेकसूर यात्रियों की जान बचा ली गई और भारत पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होने से बच गया। इन सब कारनामों के बाद डोभाल साहब अपनी सरकारी सेवा से रिटायर हो गए, लेकिन देश सेवा का उनका जुनून, उनका जज्बा खत्म नहीं हुआ और उन्होंने विवेकानंद फाउंडेशन नाम की एक संस्था बनाई, युवाओं को अपने साथ जोड़ा, रिपोर्ट्स तैयार की, उस यूपीए सरकार पर दबाव बनाया और सोनिया गांधी की देश विरोधी मंशा को पूरा होने में चट्टान की तरह उसके रास्ते में अड़ गए। फिर आया साल 2014, जब इतिहास ने फिर से करवट बदली और नरेंद्र मोदी देश की सत्ता हासिल करने में कामयाब हो गए। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले डोभाल साहब को याद किया और उनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर बिठाया। ये हमारा सौभाग्य है कि इस उम्र में लोग रिटायर होकर चैन की जिंदगी बसर करने की फिराक में लग जाते हैं। उस उम्र में डोभाल साहब ने हम और आप जैसे लोगों की रक्षा का संकल्प ले रखा है। आज भारत जो भी करता है उसके पीछे अजित डोभाल की अदृश्य परछाई मौजूद होती है। म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक, उरी और पुलवामा का जवाब, बालाकोट एयर स्ट्राइक, धारा 370 को हटाना, इराक से भारतीय नर्सों की वापसी, मणिपुर की स्थिति को संभालना, CAA और NRC के नाम पर देश भर में दंगा कराने की कट्टरपंथियों की साजिश को बार बार विफल करना, हर बड़ी घटना के पीछे डोभाल साहब का ही दिमाग था। देश में आज हम लोग जो शांति देखते हैं उसके पीछे अजित डोभाल की अनथक मेहनत छिपी हुई है। वो कैमरे के सामने शायद ही कभी आते हैं, उनके भाषण अत्यंत संक्षिप्त और सारगर्भित होते हैं, लेकिन देश के लिए उनकी लड़ाई आज भी जारी है। वो चुप दिखाई देते हैं लेकिन वो परम शक्तिशाली हैं। वो कहीं नहीं दिखाई देते हैं लेकिन हर जगह मौजूद होते हैं। वो चीख चीख कर भाषण नहीं देते लेकिन उनके कामों का परिणाम धमाका कर देता है। जब देश की जनता मासूम बच्चों की तरह सो रही होती है तो वो एक पिता की तरह जाग कर उसका ध्यान रखते हैं। ऐसे सुपर कॉप के लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। जय हिंद, जय भारत।